वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात परवेज़ मलिक साहब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है शर्जील मेमन साहब ने, और लॉजिकल भी है, रीजनेबल बात भी है कि 63% ऑफ पाकिस्तान इस पंजाब, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब के पास अपने पोर्टफोलियो के अलावा 16 महकमे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इतने बड़े सूबे को एक शख्स चला सकता है, वन मैन शो वहाँ पे चल रहा है। वैसे भी इतना बड़ा सूबा है कि अब इसको कह रहे हैं कि इसमें 3 सूबे बन सकते हैं, जनूबी पंजाब एक सूबा बना दें, एक और दूसरा सूबा बना दें। तो फिर इतने बड़े सूबे को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की ये भी तो एक एग्जाम्पल हो सकती है। फिर देखें भाई, पहले तो मैं सूबों की बात करता हूँ। वो तो हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है कि अगर सूबे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए 10 बनाने हैं तो आप 10 बना लें, 2 बनाने हैं तो 2 बना लें। उसमें हम तो वी आर ऑल फॉर के जी आप इसकी जस्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली देख लें, ज़रूरत है तो ज़रूर बनाने चाहिए। मुल्क का फ़ायदा हो तो उसमें किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखें, शर्जील मेनन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मेरा ख़ास तल्लुक़ नहीं है इनसे, बट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन और इनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग्स मौजूद हैं। जैसे आपने ये फेडरल गवर्नमेंट के मुतालिक आपने रेटिंग्स स्पेशली सोशल सेक्टर की दी और 100 में जाके 105, 98 वहाँ पोजीशंस हमने नहीं, इसमें सब फेडरल के नहीं है। मईशत सेहत जो है वो एक अरसे से जो है सूबाई सब्जेक्ट है, तो इसमें सिर्फ फेडरल सब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें जो सूबाई सब्जेक्ट भी मौजूद थे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसमें होंगे जी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग मौजूद है कि क्या हमारे सूबे की गवर्नेंस कैसी देखी जाती है, कितनी ट्रांसपेरेंट है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और किसी को इसमें शक नहीं है कि द लीस्ट करप्ट एटलीस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है वो पंजाब की गवर्नमेंट है और उसमें है। अब देखें, आपने कहा 16 वजारतें। पहले तो हम हमेशा बिलीव करते हैं कि छोटी कैबिनेट और एफिशिएंट कैबिनेट होनी चाहिए। तो हमारे पास मिनिस्टर्स मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं कि हम वज़ीरों के ख़िलाफ़। एजुकेशन का भी मिनिस्टर फुल टाइम मौजूद है और मियाँ मुश्तबा और शुजाउर रहमान मौजूद हैं। देखिए, अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़े इशूज़ हैं, बहुत उसमें हालात ख़राब हमें मिले हैं जो पिछली हुकूमत ने उनको बर्बाद करके रख दिया। मैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स का कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं किसी तहसील हॉस्पिटल में चला जाऊं तो क्या हशर था वहाँ। तो ये ऐसे इश्यूज़ जो बड़े मैसिव थे वो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अपने पास इसलिए रखे कि वो उनको अटेंड करने में इजी हो जाए, कि ताकि चीफ़ मिनिस्टर ने ख़ुद डिसीजंस लेनी है, ख़ुद रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो उनको इस मामले को करने के लिए किया जाए। और आज अल्लाह के फजल से आपने देखा उसका रिज़ल्ट कि चीफ़ मिनिस्टर 20 घंटे रोज़ाना काम करते हैं और एक दिन से नहीं, ये हमेशा से वो कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपके सामने एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन बन गए हैं। आप हॉस्पिटल्स में हमारे जाके देख लीजिए, डेंगू की प्रिवेंशन का केयर देख लीजिए। तो मलिक साहब, अगर सूरत हाल इतनी बेहतर है, ब्रेक से पहले एक सवाल मैं छोड़ता हुआ गया था कि अगर तब्दीली की बात होती है, और ये तब्दीली सिर्फ पंजाब की तब्दीली के लिए बात नहीं होती। अगर मैं खान साहब की आपको मिसाल दूं, क्योंकि वो जलसा जो है इस सिस्टम की तब्दीली के हवाले से था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, आप भी आ जाती है। तो इतने सारे लोग तब्दीली के हक में क्यों, अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो? सर, मेरी बात सुन लीजिए ना। पहले तो इमरान खान साहब की मैं बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, उनका जलसा अच्छा हुआ है। मगर अगर आप कहें कि लाखों लोग वहाँ चले गए हैं तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा एग्जैजरेशन की बात है। 30-40 हज़ार से आदमी ज़्यादा नहीं था, अच्छा जलसा था। आप मुझे मलिक साहब, परवेज़ मलिक साहब, देखें, मैं उस दिन सिद्दीक अल फारूक साहब को भी यही कह रहा था, हबीब जालिब की जो नज़म है उसके 2 मिसरे आप लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से याद कर लिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। एक आप मुझे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बता दें, जर्नलिस्ट बता दें जिसने ये लिखा हो कि वहाँ पे लाख लोग से कम थे। इस पे तो मैं वैसे बहस ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप मुझे एक मुझे मिसाल दे दें, किसी इंडिपेंडेंट बंदे की मिसाल दे दें। आपके सामने कुर्सियों की तादाद कितनी थी सबको पता है। वो कुर्सियां गिनी गई थी, हर आदमी ने उसको गिना है। तमाम लोग कुर्सियों पे तो नहीं बैठे हुए थे ना मलिक साहब, तमाम लोग कुर्सियों पे तो नहीं बैठे हुए थे, मीडिया तो ये दिखा रहा था। ये आपका ये परसेप्शन रहा। मगर हम तो खुश हैं कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी एक और मैदान में आई है। नेचुरली कंपटीशन होगा, पॉलिटिक्स इंप्रूव करेगी, मैच्योरिटी आएगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक जलसे से खुदा ना खासा कोई कंक्लूजन्स ना ले जाइए, ये बहुत बड़ी मिस डायरेक्शन वाली बात होगी। ना किसी को करना चाहिए, ना हमें करना चाहिए ये चीज़ें जो होती हैं। और फिर इलेक्टोरल पॉलिसीज़ एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक ऑडियंस को इकट्ठा कर लेना, उनसे बात कर लेना एक और बात है। लोग आते हैं, एक्साइटेड हैं, हनीमून पीरियड है, तो ये चीज़ें हम मैदान में हैं और इंशाल्लाह हमें इससे कोई घबराहट नहीं है। हम अपनी परफॉर्मेंस पे करेंगे। दूसरी पार्टीज़, हमें ये ज़रूर हुआ है
जो उनको खान साहब को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हमने पीपल्स पार्टी का साथ दिया और उसके बाद इतनी ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, जिससे वो फ्रेंडली अपोजिशन हमारी तरफ आ गई और लोगों ने उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट किया, और हमने इसी वजह से अपने एहतजाज को बड़ा क्लियर हेडेडली स्ट्रेट रखा है कि जी हमने इन इश्यूज़ पे एहतजाज करना है। और अवाम अल्लाह के फजल से हमारी रैली में कम नहीं थी, अगर आप कहते हैं कोई कम थी तो कम नहीं थी, वो भी लाखों में मौजूद थी और लोग सड़कों में थे और वो कमिटेड, और हमारे बिल्कुल जो हमारे स्पेशल ट्रेंड और हमारे पुराने हमारे फॉलोअर्स थे और नई और आवाम थी। तो एक बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा एक समंदर हमारे पास भी। ठीक है, मैंने तो वैसे ये नहीं कहा कि आप लोगों की रैली में कम लोग थे, उनकी रैली में ज्यादा थे, मैंने सिर्फ नंबर उनकी रैली का कोट किया था। अल्लाह का करम है। शर्जील मेमन साहब से पूछता हूं, शर्जील मेमन साहब, लाहौर का हर घर, हर चैनल पे आजकल यही बात चल रही है उस जलसे के बाद कि लोगों को एक तब्दीली चाहिए। आपके ख्याल में हालात अब ऐसे हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है, और आपकी पार्टी हो या नून लीग हो, जो कि दो बड़े ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने, वो डिलीवर करने के अब काबिल नहीं रहे? देखें शहजाद साहब, मैं एक बात तो क्लियर कर दूं कि जलसे बड़े होते हैं, और जलसे काजी हुसैन अहमद साहब के भी आपने देखे होंगे कि 88 में और 93 में और 90 में बड़े बड़े जलसे होते थे इनके। लेकिन जब आवाम वोट देने आते हैं तो वो तब टोटल चीज़ें चेंज होती हैं। फिर आप कौन से कैंडिडेट्स चुनते हो, और फिर जो लोग आपके पास जलसों में आते हैं क्या वो उनके पेरेंट्स उनको इलेक्शन के दिन वोट डालने की इजाज़त देते भी हैं या नहीं डालने देते, वो क्राउड और वो एक उस पर फ़र्क है। दूसरी बात है तब्दीली की अगर बात है तो जो बातें इमरान खान साहब ने कही, बातें सारी अच्छी थी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर आदमी यही चीज़ चाहता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं SHOs रखने से पहले उन SHOs की इलेक्शन करवाऊंगा उस इलाके में, अब ये बात मेरे समझ में तो आज अभी तक नहीं आई। और उन्होंने मिसाल भी दिया कि अमेरिका में किसी स्टेट में इस तरह होता है तो वो SHOs की इलेक्शन होंगी पहले और फिर SHOs रखे जाएंगे। अब मिसाल देता हूँ, कराची के शहर में 100 से ज़्यादा SHOs हैं, तो वहाँ इलेक्शन होगी SHO की, फिर उधर उस SHO की अगर कहीं पे नाकामी हुई या वो कहीं फेल गया फिर उसकी दोबारा इलेक्शन होगी। तो मतलब ये प्रैक्टिकल अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बातें हैं। मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा उनके लिए क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है और मुनासिब नहीं है किसी के पीठ पीछे बात करना, लेकिन वो दूर के ढोल सुहाने और इक़्तिदार से पहले जो बातें करता है तो बंदा, आपके ख्याल में आपकी जमात को और नून लीग को जलसे से या फिर वैसे ही ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का खतरा नहीं है? आप समझते हैं आपका वोट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से आपको वोट मिल जाएगा, चाहे आप अपने लोगों को भूखा रखें, प्यासा रखें, उनको 17 घंटे की लोड शेडिंग दें, तब भी इलेक्शन के दिन वो PMLN को वोट देंगे उनके हलकों में और आपको वोट देंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये आप कहना चाह रहे हैं? देखें, बात पहले कि इमरान खान साहब की जो भी रैली थी इसमें अगर किसी को थोड़ा ख़तरा है तो वो मुस्लिम नवाज़ को है, क्योंकि वो बकौल उनके कि वो लाहौर उनका स्ट्रॉन्ग एक पॉकेट है। जहाँ तक आपने कहा कि आपको हमें लोग वोट देंगे चाहे हम आवाम को भूखा रखें या एक करें, देखिए ये सारी गलत परसेप्शंस हैं और ये परसेप्शंस जानबूझकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे की जाती है। तो मेरे घर में 10 घंटे अगर बत्ती नहीं होती तो मैं इसमें प्रोपेगेंडा समझूं या ये देखूं कि लाइट नहीं चल रही और पंखा नहीं चल रही है? प्रोपेगेंडा कहां से आ गया इसमें? क्या अगर आप एंकर हैं तो क्या आपका ये इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है आप आवाम को पस मंज़र भी बताएं कि आज बिजली क्यों नहीं आ रही? मैं तो वो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपने दौरे हुकूमत में KT बंदर का और थरकोल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने 90 की बात थी, हम 2011 में आ चुके हैं शर्जील मेमन साहब। वो 90 की ये देखें, एक टर्म की परफॉर्मेंस पे आप अगले 10 इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो टर्म में परफॉर्मेंस थी अगर आपकी अच्छी, ठीक है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने जो है एनर्जी के प्लांट्स लगाए, लेकिन अब हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें, 2008 ऑनवर्ड्स की बात करें। लास्ट कमेंट आपसे लूंगा परवेज मलिक साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी थ्रेट है आपकी परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, देखें हर एक का अपना हक है कि हर पार्टी का, मगर वोट मिलने हैं परफॉर्मेंस पे, वोट मिलने हैं कि आपकी जो लोगों को आप पे एतमाद है। अब देखें, इन्होंने बात की शर्जील मेमन साहब ने कि जी हमने बिजली घर लगाए। हमने 2 मिसालें दी हैं, नंदीपुर हाइडल स्टेशन की और एक दूसरी चीचों की मलिया हाइडल स्टेशन की। 900 मेगावाट रुल रही है कराची की बंदरगाह पे। कोहाला प्रोजेक्ट जो है 2 साल पहले इन्होंने चाइना के साथ सहेगा, इतना अच्छा वाइबल प्रोजेक्ट है, वो आज तक स्टार्ट नहीं हो सका 2 साल में, जब हमें इतनी शॉर्टेज है। परवेज मलिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, परवेज मलिक साहब मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपका और शर्जील मेमन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे। फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप हमें प्रोग्राम का फीडबैक भेज सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।